नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। आज हम शिक्षण और अधिगम विधियों के अंतर्गत प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का अध्ययन करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को हिंदी में कहते हैं समस्या समाधान विधि। इसके अंतर्गत हम यदि देखें तो आप पाएंगे कि दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, जिसको हम अपने स्तर पर अपने तर्क, चिंतन और विविध क्रियाकलापों के आधार पर उस समस्या का समाधान करते हैं। यह शिक्षण की बहुत ही अच्छी विधि है और जिसका शिक्षक अपने कक्ष में प्रयोग कर सकते हैं और विद्यार्थियों के द्वारा यह स्वयं किया जाता है। वे अपने स्तर पर चिंतन करके, तर्क करके और बहुत सारी गतिविधियां प्रयोग करके अपने समस्या का समाधान करते हैं। इसमें शिक्षक महोदय उनकी सहायता करते हैं। तो आइए हम इस विधि का वर्णन करके देखें। वास्तव में इसके मुख्य बिंदु है दैनिक जीवन में समस्याओं से परिचय होना। सबसे पहले तो यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि वास्तव में समस्या है क्या, उसकी पहचान होनी चाहिए। समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, तत्पश्चात उन समस्याओं का समाधान किस स्तर पर किया जाए और क्या अनुमान के आधार पर किया जाए। तो आइए सबसे पहले हम यह देखें कि इसके मुख्य चरण कितने हैं। तो 5 प्रमुख मुख्य चरण हैं इसमें। पहले चरण में, पहले स्टेप में यदि हम देखें तो एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी का मतलब होता है व्याकुलता होनी चाहिए, आकुलता होनी चाहिए। किनके बीच? विद्यार्थियों के बीच, कि वे जानने की कोशिश करें कि वास्तव में समस्या क्या है। उनकी रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक उनकी सहायता करते हैं। तो समस्या का अनुभव विद्यार्थियों को होना चाहिए और शिक्षक का क्या कार्य है कि एक तो समस्या की पहचान कराना विद्यार्थियों के बीच में और रुचि, व्याकुलता उत्पन्न करना, उनमें तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए कि हम समस्या को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसके पश्चात समस्या को प्रस्तुत करना। शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि समस्या को समुचित रूप से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करें, विवेचना का अवसर उन्हें प्रदान करें, वे डिस्कस कर सकें, वाद विवाद कर सकें और समस्या के बारे में सोच सकें। तो इसके लिए अवसर उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। समझ उत्पन्न करना, वास्तव में समस्या है क्या, उनमें समझ उत्पन्न होनी चाहिए विद्यार्थियों के बीच में। आइए हम दूसरे स्टेप की बात करें। दूसरे स्टेप में है अब समस्या को परिभाषित करना होता है। समस्या का स्पष्टीकरण होना चाहिए, यानी स्पष्ट रूप से समस्या को विद्यार्थियों के समक्ष आना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि वास्तव में समस्या है क्या। मुख्य समस्या का फिर चयन किया जाता है और वह भी पूर्व ज्ञान के आधार पर। विद्यार्थी स्वयं जो समस्या है उसकी खोज करते हैं, परीक्षण करते हैं और पहचानने के प्रयास करते हैं कि वास्तव में समस्या है क्या। तो ज्ञान के, पूर्व ज्ञान के आधार पर यह किया जाता है। अर्थ और सीमांकन किया जाता है। समस्या का अर्थ निकाला जाता है कि हमारी समस्या है क्या और हम इसे कैसे समाधानित करेंगे, और उसका सीमांकन किया जाता है, लिमिटेशन किया जाता है, क्राइटेरिया का निर्धारण भी किया जाता है और जिसमें सहयोग शिक्षक का रहता है। आइए हम तीसरे स्टेप की बात करें। तो तीसरे स्टेप में रिसर्च किया जाता है या फिर खोज प्रारंभ हो जाता है यहाँ पर, और वह भी वस्तुनिष्ठता के आधार पर। जो सब्जेक्ट होता है उसके आधार पर खोज किया जाता है। तो इसमें प्रयोग भी किया जाता है विद्यार्थियों के द्वारा और हल करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, खोजबीन की जाती है और उस खोज के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, सामग्री उपकरण को इकट्ठा किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके लिए अध्ययन की भी आवश्यकता होती है, सुना जाता है और विवेचना किया जाता है, वाद विवाद किया जाता है। इस प्रकार रिसर्च का कार्य किया जाता है। आइए हम चौथे स्टेप की बात करें। तो चौथे स्टेप में हाइपोथेसिस का तात्पर्य है अनुमान लगाया जाता है या परिकल्पना की जाती है। तो तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है समस्या से संबंधित, फिर उसमें वाद विवाद, विवेचना किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, आपस में खोजा जाता है कि वास्तव में कि इसकी परिकल्पना क्या हो सकती है और अनुमान लगाया जाता है।
यदि अनुमान किसी प्रकार का संदेह होता है तो पुनः शोध किया जाता है और शोध करने के बाद पुनः जो परिकल्पना है उसको फिक्स्ड किया जाता है और उस परिकल्पना के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ पर 5वें स्टेप में है अप्रेसल, यानी इसका तात्पर्य होता है फिर मूल्य का निर्धारण किया जाता है या फिर मूल्यांकन कार्य किया जाता है। भविष्य में जो शोध किया गया है या फिर जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है उसको भविष्य में क्या आवश्यकता है और अन्य ज्ञान से उसका किस प्रकार से संबंध है, उसकी उपयोगिता क्या है, इस पर विवरण लिखा जाता है। आइए हम सबसे पहले इसका जो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है या फिर ग्राफिकल रूप से इसको हम समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले चरण में समस्या को पहचाना जाता है और उसका चयन किया जाता है, फिर प्रस्तुत किया जाता है समस्या को या शिक्षक के द्वारा किया जाता है और उसके बाद तथ्यों का एकत्रीकरण विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है, समाधानित किया जाता है, यह कार्य विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है और फिर वे क्रियान्वित करते हैं पूरे समस्या समाधान विधि को और फिर परिणाम तक पहुंचते हैं। यदि परिणाम उनके अपेक्षा के अनुसार होता है तो सफलता मिलती है और जिसका दस्तावेजीकरण कर लिया जाता है और यदि वे असफल हो जाते हैं, अपने परिणाम से असंतुष्ट रहते हैं तो पुनः मूल्यांकन किया जाता है और उसके बाद पुनः प्रयास किया जाता है, समाधान को ढूंढा जाता है, पुनः प्रयास किया जाता है और इस प्रकार जो समस्या आती है उसका पुनः चयन किया जाता है, यानी फिर से दोहराया जाता है इस प्रक्रिया को। आइए हम इसके गुणों के बारे में व्याख्या करें। तो इस विधि में तर्क किया जाता है, चिंतन किया जाता है और यह जनतांत्रिक तरीके से इसे हल किया जाता है। स्वयं समाधान किया जाता है, चिंतन करके, तर्क प्रस्तुत करके स्वयं किसी भी समस्या को समाधानित करने की क्षमता उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत महत्व है क्योंकि प्रत्येक की समस्या अलग अलग होती है, तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्तिगत महत्व का स्थान रखता है, इसमें प्रेरणा मिलती है। उच्च चिंतन इसमें होता है और यह निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होता है, यह उच्च कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें विश्लेषण किया जाता है, योग्यता के आधार पर इसको हल किया जाता है, कौशल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समस्या समाधान विधि है वह किसी भी कक्ष में बहुत अच्छे तरीके से इस प्रक्रिया को संपन्न किया जा सकता है। इसमें जो शिक्षक महोदय होते हैं वो विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है विद्यार्थियों को और वो किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो आज बस इतना ही और अगले पीरियड में हम फिर से एक नए सब्जेक्ट को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और नमस्कार।